गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड प्लांक क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स को समझना होगा। दैट इज नंबर 1, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको। उससे पहले कुछ बातों को समझेंगे। दैट इज, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास सपोज कीजिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है। अब हम जब भी किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये आपके रेडिएशंस इमिट करते हैं, इमिट्स रेडिएशंस। क्या किया हमने, एक सॉलिड सब्सटेंस लिया, उस सॉलिड सब्सटेंस को जब भी हीट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग हीट पहले ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद में कुछ रेडिएशंस को इमिट भी करते हैं, ठीक है। और जो रेडिएशंस ये आपके इमिट करते हैं वो आपकी होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। समझ रहे हैं? जब भी हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये जो रेडिएशंस इमिट करते हैं वो आपकी डिफरेंट वेवलेंथ की कैरेक्टरिस्टिक्स में होती हैं, यानी डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस को ये इमिट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक आयरन की बार ली, आयरन बार, और इसको हमने कंटिन्यूसली हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में एक आयरन बार लिया, इसको कंटिन्यूसली हमने हीट करना स्टार्ट किया। जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद में रेडिएशंस इमिट करेगा। तो आपको पता है जब भी हम किसी आयरन की बार को हीट करते हैं तो ये हल्की हल्की स्टार्टिंग में डल रेड कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। कौन से कलर का? डल रेड कलर, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब जैसे ही डल रेड कलर का होता है उसके बाद में जैसे इसे और कंटिन्यू अपन हीट करते हैं और टेम्परेचर से प्रोवाइड करते हैं तो और मोर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे, कंटिन्यूसली हीट करने पे, या समझ लीजिए एक तरह से इस आयरन बार को हम हीट कर रहे हैं इन फर्नेस। फर्नेस क्या होगा? फर्नेस आपका होता है एक भट्टी टाइप, समझ रहे हैं ना। फर्नेस मतलब जहां पर आप इसे कंटिन्यूसली हीट कर पाए, एक मशीनरी होती है, ठीक है। तो इसे कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं आयरन बार को, तो ये फटाफट से आपके डल रेड में कन्वर्ट होगी। उसके बाद डल रेड होने के बाद में धीरे धीरे आपकी ऑरेंज होती चली जाएगी, ठीक है। जितना कंटिन्यूसली आप इसको हीट करते जाएंगे उतना ही ये आयरन बार जो आपकी धीरे धीरे आपके ऑरेंज रेडिश कलर में कन्वर्ट होती जाएगी। उसके बाद और कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो धीरे धीरे आपकी येलो होगी, येलो के बाद धीरे धीरे आपका व्हाइट होगा, व्हाइट होने के बाद धीरे धीरे आपका किस में चेंज आएगा? ब्लू कलर में चेंज होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आयरन बार आपके डल रेड से ऑरेंज, येलो, व्हाइट एंड ब्लू कलर में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जा रही है। इसका रीजन क्या है? ये कब है? जब इसे आप बहुत कंटिन्यूसली, बहुत हाई टेम्परेचर पे कंटिन्यूसली हीट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां पे हमारे पास में बीच में विजिबल रीजन होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, यूवी रेज एंड विजिबल रीजन। विजिबल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास में विबग्योर होता है। क्या होगा हमारे पास? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, ग्रीन के बाद येलो, ऑरेंज एंड रेड। हमने कहा था कि इसकी रेंज जो हमारे पास होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक रहेगी, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन की रेंज होती है। हमने कहा था इस तरफ से जब इस तरफ मूव करते हैं तो आपका वेवलेंथ, ठीक है, वो इंक्रीज होता है, और इस तरफ से इस तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास फिर फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज होती है, यानी कि न्यू, और ये इस साइड लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हमने आयरन बार को यहाँ से हीट करना स्टार्ट किया तो डिफरेंट कलर रीजन्स में आपके पास में आपको मिल रही है। पहले आपका डल रेड बना, देन आपका ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हुआ, देन येलो, देन व्हाइट, देन ब्लू। अब यहाँ से आपके पास एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है, और वो क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हेन एवर, जब भी हम किसी एक आयरन बार को हीट करते हैं तो आयरन बार को हीट करने पे ही आपका पहले डल रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से व्हाइट एंड व्हाइट से ब्लू कलर क्यों शो करता है। तो समझिए हमने क्या कहा, जब भी आप किसी भी
बॉडी को हीट करते हो, किसी भी सॉलिड बॉडी को हीट करते हो, तो हीट करने पे ये आपको डिफरेंट रेडिएशंस इमिट करती है जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, समझिएगा। सबसे पहले विजिबल रीजन में मैं कौन सा कलर दिखाई दिया, रेड, यानी इसकी वेवलेंथ क्या थी, हायर। ठीक है, जब वेवलेंथ यहाँ पे आपकी हायर हुई, यहां से जब आपके पास में ब्लू कलर आया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप इसे कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके पास में इस आयरन बार की जो वेवलेंथ है, सॉरी आयरन बार से जो आपकी रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, उसकी वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, पहले रेड कलर, येलो, देन आपका ब्लू में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जब भी हमने आयरन बार को हीट किया, तो हीट करने से जो इसने रेडिएशंस इमिट की, वो रेडिएशंस आपके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की थी। कहां से, लॉन्गर वेवलेंथ से। कहां से, लॉन्गर वेवलेंथ से। ये आपका किस में आ रहा है, ये आपका आ रहा है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ से मूव कर रहा है शॉर्टर वेवलेंथ में। मतलब जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे, तो यहाँ पे जो रेडिएशंस इमिट होती हैं, वो रेडिएशंस आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में होती है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ से किस में आ रहा है, आपका शॉर्टर वेवलेंथ में आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, लो रहेगी। इंटेंसिटी क्या रहेगी, लो, और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या रहेगी आपकी, हाई रहेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, और इसके बाद भी अगर हमने फर्दर इसको कंटिन्यू हीट किया और भी, तो धीरे धीरे आपका विजिबल रीजन से मूव ऑन कर जाएगा किसमें, यूवी रीजन में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे एक कंक्लूजन हमारे पास निकल कर आता है, वो ये, किसी भी सॉलिड को, किसी भी बॉडी को अगर आप कंटिन्यूसली हीट करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उससे जो रेडिएशंस आपके पास इमिट होती हैं, वो रेडिएशंस आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में मिलती जाती हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे एक कंक्लूजन और निकल के आता है, वो ये कि अगर से आप कंटिन्यूसली टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूसली इसको हीट करते हैं, तो ये आपकी लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करती है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसका जस्ट अपोजिट। अगर वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी आपके पास में, इंक्रीज होती चली जाएगी। समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि जब भी हम आयरन बार को हीट करेंगे, तो हीट करने पे पहले डल रेड, देन ऑरेंज, ब्राइटर ऑरेंज, देन येलो एंड व्हाइट एंड देन ब्लू कलर में चेंज क्यों होता है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब भी हम आयरन बार को हीट करते हैं, जो तो इससे रेडिएशंस इमिट होती हैं। ठीक है, किसी भी सॉलिड बॉडी को जब हम हीट करेंगे, तो वहां से क्या इमिट होंगी, रेडिएशंस इमिट होंगी। पहले एनर्जी अब्सॉर्ब होगी रेडिएशंस, देन वो आपका रेडिएशंस के फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है। तो जो एनर्जी इमिट होगी, वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। सबसे पहले समझिए, डल रेड का आपके पास में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास में इस वेवलेंथ का ये है 7600 एंगस्ट्रॉम। इस वेवलेंथ का मतलब इसके अपोज क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ही यहाँ से ब्लू की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो कहना का मतलब ये है कि डिफरेंट कलर का शो करने का रीजन यहाँ पर क्या है, इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके फ्रीक्वेंसी के। कि इन रेडिएशंस के पास जितनी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, क्यों, क्योंकि आप इसे कंटिन्यूसली हीट कर रहे हो, जितना अमाउंट हीट आप इसे दे रहे हो, टेम्परेचर इसको दे रहे हो, उतना ही इसके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। और जितनी ज़्यादा एनर्जी इनके पास बनती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी। तो ये सब आयरन जो बार है अपने पास में, ये डिफरेंट कलर शो कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, समझ में आया आपको ये कि जब भी इसको हीट करेंगे, तो आपके पास में वेवलेंथ जो है वो इनकी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। रेड से येलो पे आएगा, ऑरेंज होते हुए फिर व्हाइट से आपका ब्लू पे आ जाएगा। इसके बाद इसे और भी कंटिन्यू हीट करते हैं, तो ये आपके पास यूवी रीजन में भी जंप कर सकता है। सो हम कहेंगे कि हमारे पास एक ऐसी आइडियल बॉडी, क्या कहेंगे, देखिएगा आपके पास में सिंपली क्या डेफिनेशन मिल जाएगी, एन आइडियल बॉडी which emits or absorb radiations of all
frequencies or wavelength known as black body. black body क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास कोई एक ऐसी आइडियल बॉडी, जिसका हमने एग्जांपल केस लिया आयरन बार के फॉर्म में, कि हमारे पास कोई एक ऐसी आइडियल बॉडी हो जो हर तरह की फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट या अब्सॉर्ब करे, उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी कहेंगे। समझ में आ रहा है? आयरन बार इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया कि जैसे ही हम इसको कंटिन्यूसली हीट करते चले जाएंगे, टेम्परेचर्स को प्रोवाइड करते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसमें कलर के ट्रांजिशंस बनते हैं। और कलर ट्रांजिशन जो यहाँ पे बन रहे हैं, कलर के ट्रांजिशंस, वो ट्रांजिशन जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को इमिट करता है, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट करता है, एज वेल डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को अब्सॉर्ब भी करेगा। तो ये बॉडी आपकी कहलाएगी ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी आपका एक आइडियल बॉडी है जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी, हर तरह की वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट भी करता है, एज वेल उसको अब्सॉर्ब भी करता है। समझ में आ रही है आपकी बात? ठीक है। और द रेडिएशंस which emits by black body, और जो रेडिएशंस आपकी ये एक आइडियल बॉडी या ब्लैक बॉडी इमिट या अब्सॉर्ब करती है, वो रेडिएशंस, द रेडिएशंस which emits by black body known as ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उन रेडिएशंस को हम बच्चों क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहेंगे। तो सिंपली आपको बात समझ में आई कि कोई भी हमारे पास में एक ऐसी आइडियल बॉडी हो जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेडिएशंस को या तो इमिट करे या अब्सॉर्ब करे, दोनों काम करे, तो उस बॉडी को तो हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। और उस बॉडी से इमिट होने वाली रेडिएशंस जो होंगी, उन रेडिएशंस को हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। आगे आपको समझ में? चलिए इसको हम एक डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, ग्राफ के फॉर्म में भी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम से भी समझने की ट्राई करते हैं कि किस तरह से ये आपका होगा। चलिए देखिए, यहां पे हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जो हमारा है इंटेंसिटी। अब देखिए, जो भी ब्लैक बॉडी आपकी रेडिएशंस इमिट करती है हायर वेवलेंथ पर, समझने की कोशिश कीजिएगा, लॉन्गर वेवलेंथ पे अगर आपका वो इमिट करती है रेडिएशंस कोई भी, तो उसकी इंटेंसिटी जो रहेगी वो रहेगी आपकी लोअर। और जो भी आपकी ब्लैक बॉडी अपनी रेडिएशंस को इमिट करता है लोअर वेवलेंथ पर, उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? आपकी हायर इंटेंसिटी रहेगी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, जब भी आप किसी बॉडी को, एक आइडियल बॉडी को जब आप कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपकी ऑलवेज ट्रैवल करती है या ऑलवेज आपकी रेडिएशंस को इमिट करती है फ्रॉम लॉन्गर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ। और लॉन्गर वेवलेंथ टू लोअर मूव कर रहा है, इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि वो आपका एक तरह से लोअर वेवलेंथ से आपका लोअर वेवलेंथ पे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से वो आपकी लोअर इंटेंसिटी से हायर इंटेंसिटी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं जो कि हमारा किसके बीच है? इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे हमने एक तरह से दो बॉडी ली है, टू आइडियल बॉडीज ली हैं, जिनको हमने डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वेवलेंथ है 1000 नैनोमीटर, 2000 नैनोमीटर, ठीक है, 3000 नैनोमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे हमने दो ग्राफ प्लॉट किए हैं, दैट इज वन एंड अनदर वन इज दिस। ये हमारे पास टेम्परेचर T1 है, दैट इज टेम्परेचर T2। समझने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ कम हो रही है, मैंने कहा था ना आपसे कि हमेशा जब भी आप किसी बॉडी को कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली हीट करने पे वो बॉडी आपकी रेडिएशंस इमिट करती है लॉन्गर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ, लॉन्ग से लोअर की तरफ। बताया था भी आपको मैंने स्पेक्ट्रम के अंदर कि विजिबल से यूवी की तरफ मूव करता है हमेशा। ठीक है, अब जब लॉन्गर वेवलेंथ से लोअर की तरफ मूव करेगा, तो लोअर इंटेंसिटी से हायर इंटेंसिटी की तरफ मूव कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां से सबसे पहले इस बॉडी को देखिए, जिसको हमने टेम्परेचर दिया है T1। क्या दिया है? T1 टेम्परेचर। जैसे जैसे आपके यहाँ पे वेवलेंथ कम होती जा रही है, वैसे वैसे आपकी पीक
इंटेंसिटी की पीक जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और एक मैक्सिमम पीक के बाद, एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद, मैक्सिमम पीक के बाद ये आपकी वेवलेंथ के साथ डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपका हुआ टेम्परेचर T2 पे कि जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ कम हो रही है वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एक मैक्सिमम पीक के बाद में क्या हो गया आपका, इसके साथ में डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि T1 जो है वो आपका लोअर है किससे, T2 से, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी इस बॉडी को हमने यहाँ पे लॉन्ग हीट किया है, कंटिन्यूसली हीट किया है, टेम्परेचर मोर प्रोवाइड किया है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी हमें लो मिल रही है और इसकी इंटेंसिटी हमें हाई मिल रही है, ठीक है, एट लोअर वेवलेंथ्स। समझ में आ गया आपको चीज, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जब भी हम किसी बॉडी को कंटिन्यूसली हीट करें तो वो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ पे लो इंटेंसिटी शो करती है और लोअर वेवलेंथ पे हाई इंटेंसिटी शो करती है, और किसी भी बॉडी को आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही आपको मैक्सिमम पीक ऑफ इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या बताइए, वो ये कि ब्लैक बॉडी इज गुड, क्या कह सकते हैं, परफेक्ट इमिटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। क्या कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी की जब हम बात करते हैं तो वो आपकी एक ऐसी आइडियल बॉडी होती है जो हर तरह की एक परफेक्ट क्या होता है आपका इमिटर एंड एब्जॉर्बर होता है हीट का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ब्लैक बॉडी पर एक हर तरह की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेडिएशंस को स्ट्राइक करवाते हैं, उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो वो एक अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है हीट का। मतलब किसी ब्लैक बॉडी पे आप किसी भी तरह की रेडिएशंस को, किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को जब स्ट्राइक करेंगे तो वो हर एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करेगा परफेक्ट वे में एज वेल, और उसको इमिट भी करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ब्लैक बॉडी इज आल्सो परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड इमिटर ऑफ हीट, ठीक है। समझ में आया क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस आपका कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि जितना हम किसी भी बॉडी को, एक आइडियल बॉडी जिसको कंटिन्यूसली हीट करें, टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो वो बॉडी अगर आपका हर एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करे और इमिट भी करे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या, ब्लैक बॉडी कहेंगे, ठीक है ना। एज वेल जो रेडिएशंस वो इमिट करता है उसे हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। और मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया था आयरन बार वाला कि जितना हम इसको कंटिन्यूसली हीट करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये कलर ट्रांजिशन करता चला जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि ये आपका हर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, हर एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, हर एक डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। एक रेंज शो करता है आपको डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज की जब भी ये बॉडी अपनी रेडिएशंस को इमिट करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ठीक है। अब हम देखेंगे फटाफट से दूसरा टॉपिक जो हमारे पास रहेगा, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बात करें तो मैक्स हर्ट्ज साइंटिस्ट थे आपके पास जिन्होंने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। अब सबसे पहले आपको बताएंगे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कि क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली। क्या लिया, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब का यूज किया जो आपके 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। अब ये इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब क्या है कि ऐसी ट्यूब जिसे इवैक्यूएट किया गया है, यानी कि जिसमें कोई भी एयर आपकी प्रेजेंट नहीं है, सारी एयर को हमने एक वैक्यूम पंप की हेल्प से रिलीज कर दिया है, निकाल दिया है यहां से, तो उसे कहेंगे इवैक्यूएटेड चैम्बर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड है जो आपके कनेक्टेड है किसी एक एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है। यहाँ पे आपका एमिटर है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या लगा हुआ है, बैटरी, ठीक है। ये आपका एक एक्सटर्नल सर्किट से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है।
सर्किट पाथ है आपका यहाँ पे। अब इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इन्होंने कनेक्ट किया किसको, एक मेटल को, किसको, मेटल को, ठीक है। मेटल जो है वो कैसा आपका एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहां पर आपने यूज किया एक डिटेक्टर, क्या लिया, डिटेक्टर, डिटेक्टर जो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेगा, डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट आपका हुआ है, जो आपका अटैच है किससे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस मेटल की जो सरफेस है उस पे हमने एक सर्टेन वेवलेंथ की या सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक की, ठीक है। क्या किया, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हमने यहाँ पे ली और उसको हमने स्ट्राइक किया मेटल की सरफेस पे। तो जैसे हमने मेटल की सरफेस पे इसको स्ट्राइक किया तो मेटल की जो सरफेस है उस पे जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां से इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे वो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और उससे क्या होगा, इस पूरे सर्किट में आपका करंट जो है वो फ्लो होगा। समझ में आया कि नहीं आपको ये बात, ठीक है। क्या हुआ, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा काम आता है आपको डेली लाइफ में भी, बता देता हूँ आपको, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए करंट का फ्लो कैसे होगा आपके पास। यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या यूज किया, एक मेटल सरफेस ली यहाँ पे जिसको हमने कनेक्ट किया किससे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। अब इस मेटल सरफेस पे जैसे हमने एक सर्टेन फिक्स फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक की तो इस मेटल की सरफेस पे जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होना स्टार्ट हो गए और ये किसकी तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है आपका नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे जिससे आपका इस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बताइए आपको समझ में, चलिए देखिए। अब इसी जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया उसको हमने कैसे किस फॉर्म में कह दिया यहाँ पे देखिए, वो क्या बोला अपन ने, द फिनोमिना, द प्रोसेस इन विच when a certain frequency of radiation strikes on the surface of metal, then ejection of electron from surface of metal is take place. This effect is known as photoelectric effect, ठीक है। तो यहां से बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, एक डेफिनेशन कैलकुलेट कर ली, रिलीज कर ली। यहां से डेफिनेशन जो हमारे पास यहाँ पे रहेगी वो क्या रहेगी कि वो प्रोसेस जिसमें हम किसी मेटल पे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को स्ट्राइक करें जिससे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझने की बात कीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब, फोटो मतलब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो स्ट्राइक की किससे, मेटल पे, जिससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ, यानी कि एक तरह से कहें कि करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। इसी इफेक्ट को हमने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा, ठीक है। मैक्स हर्ट्ज ने सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंट को दिखाया था 1887 के आसपास, ठीक है। अब आगे बात करें इस इफेक्ट के बारे में तो देखिएगा कि एक तरह से ये इफेक्ट जो है वो उन मेटल्स पे अप्लाई होता है जिन मेटल्स में आपके पास में लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर। फॉर एन एग्जांपल हम बात करें तो देखिए क्या, सीजियम, अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की तो देखिए क्या है आपके पास में, हेलिना के रब से फरियाद, सीजियम, फ्रांसिस, रुबिडियम। तो ये 3 मेटल्स होते हैं नीचे की ओर बॉटम में, क्योंकि जब भी हम अप से डाउन मूव करते हैं ना बच्चों, किसी भी सीरीज में पीरियोडिक टेबल में जब अपन अप से डाउन मूव करते हैं तो आपकी साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होने का मतलब मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में भी क्वांटम नंबर्स में कि आपकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका लेस अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस।
समझ रहे हैं? जैसे जैसे हम अप से डाउन मूव करेंगे तो साइज इंक्रीज होगी। साइज अगर इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस अट्रैक्टेड होगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ से क्या है, आसान है, इजी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन जो है वो उन मेटल्स में इजी रहेगा जिनकी साइज कैसी होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को भी चूज किया, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। इन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन इजेक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, इजी रहेगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन इज इजी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दियर साइज। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में लूजली हेल्डेड होते हैं, तो उनको हम लेस अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से भी इजीली क्या कर सकते हैं, इजेक्ट आउट कर सकते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट्स का यूज जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर भी किए जाते हैं। ठीक है, जो भी बैटरीज वगैरह देखते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक सेल देखते हैं, उनके अंदर इन एलिमेंट्स को इसीलिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान काम है आपके लिए। चलिए, ये रहा आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहा। अब इसके हम कुछ पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे फटाफट से। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दी मैक्स हॉर्ज ने 1887 में। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम इसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हो सकता है। चलिए, हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स को देखेंगे फटाफट से। यहाँ पे देखिए, नंबर 1, देयर इज नो lag time between strike and ejection of electron। कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट का ये है कि जैसे ही हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं ना, तो एट द सेम टाइम आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जिस टाइम पर्टिकुलर टाइम पर आपने रेडिएशन को स्ट्राइक किया किस पे, मेटल की सरफेस पे, एज सून एज वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब वहां पे कोई भी लैग टाइम आपका नहीं रहता है स्ट्राइक और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में कि जब भी हम रेडिएशन को स्ट्राइक करेंगे मेटल की सरफेस पे, तो एज सून एज पॉसिबल यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों प्रोसेस के बीच में कोई भी लैग टाइम आपका यहाँ पे नहीं रहता है। नंबर 2 इज the minimum frequency of radiation which is required for ejection of electron। ठीक है, अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम एक किसी भी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को उस पर स्ट्राइक कर देंगे जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आपको एक ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को स्ट्राइक करवाना ही पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो। या यूं समझें कि आपने क्या किया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को उस पर स्ट्राइक किया। अब उन सभी रेडिएशन में से एक रेडिएशन ऐसी निकली जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हुआ, बाकी सबसे नहीं हुआ। इसका मतलब कम से कम आपके पास में एक फिक्स, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होनी ही चाहिए जिससे आपका इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन स्टार्ट हो। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब उस रेडिएशन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे आप इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन कर सकें, है ना। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे बच्चों से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू नोट से। किससे, न्यू नोट से। तो इस पॉइंट को ये समझिए कि अगर आपने इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को स्ट्राइक नहीं किया इस पे जिससे इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन स्टार्ट हो, तो बच्चों आप उसे कितनी भी देर तक, है ना, फिर मैटर नहीं करता, डजंट मैटर हाउ मच टाइम यू फॉल द रेडिएशन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, कितने टाइम तक आपने उसको स्ट्राइक किया, ठीक है, और कितना किया, कोई मैटर नहीं करता, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन नहीं होगा। no ejection of electron will take place if minimum frequency of radiation required is not allowed। अगर आपने उतनी रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी को आपने नहीं डाला जो इसको रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन के इंजेक्शन के लिए, देन आप कितना भी इस पे रेडिएशन डाल लीजिए और कितना भी टाइम तक डाल लीजिए, कोई मैटर नहीं करता, वहां से कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली
ईच एंड एवरी टाइम किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि जब भी आप अपसाइड डाउन मूव करते हैं तो जो मेटल आपके सबसे नीचे की ओर होगी वो सबसे लूजली हेल्ड होगी न्यूक्लियस से। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको रेस्ट ऑफ एलिमेंट से लोअर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन भी काम में आ जाएगी। ठीक है, वही मैं बात करूं सोडियम के लिए, लिथियम के लिए, तो वहां पर आपको बहुत बहुत हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की नीड पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए। समझने हैं, एक हायर इंटेंसिटी की पड़ेगी नीड आपको, सॉरी इंटेंसिटी की फ्रीक्वेंसी की नीड पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन निकालने के लिए आपके पास में फिक्स सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होना जरूरी होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो आपके पास रहेगा वो ये है आपके पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron proportional to the frequency of incident radiation। ठीक है, and independent from its intensity। क्या हमारा थर्ड पॉइंट? हमारा थर्ड पॉइंट ये है दैट इज कि जो भी हम रेडिएशन एक फ्रीक्वेंसी की इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर उसकी रेडिएशंस को जो हमारे पास में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की है, अगर उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाए, समझ रहे हैं कि जो रेडिएशन हम इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं उस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाए, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, मैंने कहा था ना एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को स्ट्राइक करने पे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन तो हो जाएगा, बट अब अगर आपने उस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो, अब जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी यानी कि उतनी ही स्पीड से आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो इसके ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से, जो होगी आपकी हाफ mv²। ठीक है, और ये आपकी जो स्पीड या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो इंडिपेंडेंट होती है किसकी? रेडिएशन की इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। एंड नंबर 4th पॉइंट हमारे पास जो रहेगा बच्चों को रहेगा, पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 1 पॉइंट की जगह लिख रहा हूं मैं 4th पॉइंट को। नंबर 4th पॉइंट हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, स्ट्राइकिंग रेडिएशन। क्या कहा हमने 4th पॉइंट में? दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो ये कि मेटल के सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले, मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, एक ये कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो हाई स्पीड से निकले, उनकी काइनेटिक एनर्जी मोर हो। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसी इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर, और जो इंसिडेंट रेडिएशन हमारे पास में है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ना के उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाया जाए, यानी उसकी कह सकते हैं कि एक तरह से वेवलेंथ को कम किया जाए। ठीक है ना, तो उस इंटेंसिटी पर आपके पास में वहां पे क्या होगा? वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके मोर इजेक्ट होंगे। ठीक है, तो किसी भी मेटल के सरफेस से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना किस पे डिपेंड करता है? उस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी से रहेगा ये आपका इंडिपेंडेंट। तो टोटल 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होंगे। दैट इज 1 कि स्ट्राइक करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी रेडिएशन को इस पे स्ट्राइक करवाते हैं तो उसकी एक मिनिमम सर्टेन फिक्स फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मिनिमम, जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो, और वो आपकी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू नॉट। ठीक है, अगर ये नहीं है तो यहाँ से आपका कोई भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। नंबर 3 कि जो इंसिडेंट रेडिएशन हम इस पे डाल रहे हैं अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाए तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और यही अगर इंसिडेंट रेडिएशन की हमें अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर यहाँ पर आपका इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी को। हो गया, चलिए देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी फॉर रेडिएशंस। अगर हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं तो ये थ्योरी आपको दी थी मैक्स प्लैंक ने, ठीक है, 1901 में। इन्होंने क्या कहा था, इनके टोटल 3 पोस्टुलेट्स हमें मिलते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी में। दैट इज कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को, किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और मूव करता है कहाँ पर, ग्राउंड स्टेट से आपका एक्साइटेड स्टेट पे। और आफ्टर सम टाइम जब वो वापस से एक्साइटेड स्टेट से मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स ग्राउंड स्टेट, तो वो एनर्जी इमिट करता है। अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी एक आइडियल बॉडी या ब्लैक बॉडी जो होगी वो आपकी हर एक फ्रीक्वेंसी को, हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हो या हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन हो, उसको अब्सॉर्ब भी करता है और उसको इमिट भी करता है। तो एक परफेक्ट बॉडी आपके पास वो होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भी आपका इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है of any body is not continuous। हम अगर अपनी क्लासिकल वेव थ्योरी की बात करते हैं तो वो आपको ये कहती है कि किसी भी बॉडी में जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो बॉडी होती है, जो एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है और इमिट करती है, वो दोनों प्रोसेस आपके कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि वही बॉडी जब आपके एनर्जी को अब्सॉर्ब और इमिट करती है तो दोनों प्रोसेस आपके कंटिन्यूस नहीं होते हैं, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है किसका, प्लैंक क्वांटम थ्योरी का, कि द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय एनी बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसा आपका डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। और डिसकंटिन्यूअस कैसे है आपका, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी आपकी एमिट या अब्सॉर्ब होती है वो एनर्जी स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। ये प्लैंक ने कहा कि ये आपका डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है या एनर्जी जो इमिट होती है बाय अ बॉडी वो आपकी स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी होती है। उन स्मॉल पैकेट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा। यानी ये क्वांटा जो होते हैं इनके पास में एक पर्टिकुलर डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वांटा जो होंगे आपके स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इनके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और उसी फॉर्म में एनर्जी को इमिट करते हैं, उसी फॉर्म में रेडिएशंस को इमिट करते हैं। इसीलिए अब्जॉर्प्शन और इमिशन जो आपके पास प्रोसेस है किसी रेडिएशन का बाय एन बॉडी, वो आपका एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। समझ में आया आपको कि जो भी बॉडी आपके एनर्जी को इमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है, उनका एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। क्यों, बिकॉज वो एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। क्वांटा यानी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच हैविंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और क्वांटा जो है ना, अगर इसी को हम अगर कहें कि जो एनर्जी है वो अगर एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो, ठीक है, द एनर्जी, या यू कैन से कि द क्वांटा इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, देन उसे हम कहेंगे बच्चों फोटॉन्स। क्या कहेंगे, फोटॉन्स, ठीक है। तो ये क्वांटा अगर आपके लाइट के फॉर्म में होते हैं एनर्जी, तो उसे हम कह देंगे फोटॉन्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। नंबर 2, द एनर्जी associated with
quantum of radiation is directly proportional to its frequency। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो एनर्जी हम कैरी करते हैं, ठीक है, रेडिएशंस की, वो एनर्जी जो एसोसिएट होती है क्वांटम ऑफ रेडिएशन से, वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसी की फ्रीक्वेंसी से, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जैसे ही हम न्यू यहाँ से रिलीज करते हैं, सॉरी यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे H क्या है, यहाँ पे H है आपका प्लांक कांस्टेंट। क्या है, प्लांक कांस्टेंट। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हमारे पास क्या है इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे H क्या है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये वैल्यू नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या समझ में आया आपको। सेकंड पोस्टुलेट इसने ये कहा कि जो भी आपकी रेडिएशंस एनर्जी, जो भी रेडिएशंस क्वांटम जो है वो आपका एनर्जी जो एसोसिएट करता है, वो एनर्जी उसी के फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी एनर्जी के पास होगी, जितना हम उसे हीट करेंगे, जितना टेम्परेचर देंगे किसी बॉडी को, तो उसके पास जितनी एनर्जी कलेक्ट होगी उतनी ही हायर फ्रीक्वेंसी में वो मूव करेगा। यानी जितनी एनर्जी किसी बॉडी के पास में रेडिएशंस के फॉर्म में होती है, वो एनर्जी उतनी ही क्या मूव करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ शॉर्टर होगी। मैंने आपको पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी थोड़ी देर पहले कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब किसी बॉडी को कंटिन्यूसली हीट करते हैं तो वो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करता है, ट्रांजिशन जो उसमें होते हैं, और फ्रीक्वेंसी लोअर टू हायर मूव करता है। तो जितना टेम्परेचर दे रहे हो उतना उसके पास क्या आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। जितना एनर्जी होगा उतना ही क्या होगा, वहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एच क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट, जो कि है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट, जो कि हमारे पास क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये रहेगा, द एनर्जी या लिखिए द रेडिएशन emits or absorbed by any body is the whole number is the sum whole number multiple of क्वांटम। ठीक है, क्या कहा इसने कि जो भी एनर्जी यहाँ पे आपकी किसी बॉडी के द्वारा इमिट होगी या अब्जॉर्ब होगी, वो ऑलवेज उसके फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, होल नंबर मल्टीपल होगा। यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, NH न्यू। ठीक है, जहां पे N क्या है, इंटीजर है, जो ऑलवेज किस में होगा, होल नंबर में होगा। यानी यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे कि E जो है वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, आइदर 1H न्यू, आइदर 2H न्यू, आइदर 3H न्यू। यानी यहाँ पे N की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, ऑलवेज होल नंबर रेशियो में रहेगी, कभी भी ये आपके फ्रैक्शंस में नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया। अब न्यू क्या है यहाँ पे बच्चों, न्यू है फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, C/λ। ये आपको याद है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू NH C/λ। ठीक है, तो ये टोटल 3 पोस्टुलेट्स हमने दिए प्लांक क्वांटम थ्योरी ने। प्लांक क्वांटम थ्योरी के दिए मैक्स प्लांक ने 1901 में कहा कि जो भी आपके पास में बॉडी जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब या इमिट करती है, वो हमेशा एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, आपका डिस्क्रीट प्रोसेस रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, जिसे हम क्वांटा बोलते हैं, और ये क्वांटा अगर लाइट के फॉर्म में तो इन्हें फोटॉन्स कहेंगे। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास क्या था कि जो भी रेडिएशंस अपनी एनर्जी को एसोसिएट करके रखती हैं, या जब भी किसी बॉडी को हम बहुत सारा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे एसोसिएट एनर्जी हमेशा उनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो जैसे हम यहाँ साइन आएंगे तो क्या आएगा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज कि जो भी आपकी एनर्जी जो है वो क्वांटा के साथ में, जब भी कोई बॉडी एनर्जी को इमिट या अब्जॉर्ब करती है, तो वो हमेशा इसके क्वांटा, इसके क्या होगा,
होल नंबर रेशियो मल्टीपल होगा, यानी कि हमेशा NH न्यू, यानी इंटीजर जो होगा हमेशा क्या होगा, होल नंबर में, कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास में रहे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है बच्चों वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक मीन्स इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।